सीबो सिर्फ बैक्टीरियल इशू नहीं है। हर ब्लोटिंग सीबो नहीं होती और हर सीबो के पेशेंट को आईबीएस बोलकर इग्नोर करना भी गलत है। कॉन्स्टिपेशन वाले सीबो और डायरिया वाले सीबो का मैकेनिज्म सेम नहीं है, तो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी कैसे सेम हो सकती है? असल सवाल ये नहीं है कि कौन से एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारेगा। असल सवाल ये है कि बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में आए क्यों? 10 इंसान को सीबो है, 10 में 10 का रीजन सेम नहीं होगा। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया, स्लो इंटेस्टिनल मोटिलिटी हो गई, फूड पॉइजनिंग के बाद मोटिलिटी का डिस्टर्बेंस हो गया, डायबिटीज रिलेटेड न्यूरोपैथी हो गई, हाइपोथायराइडिज्म हो गया। जब तक आप रूट कॉज को नहीं फिक्स करोगे, सीबो रिलैप्स करता रहेगा। तो रूट कॉज को अगर समझना है तो इन मैकेनिज्म को समझना होगा। सीबो ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप बैक्टीरिया को स्टॉप करना नहीं है, कंफ्यूजन को स्टॉप कराना है। अब मैं आपको यहाँ से 10 डेज का रोड मैप दूंगा, पेन और पेपर लेके लिखो। अब सवाल आता है कि प्रोबायोटिक्स कब लेना है? हमेशा परफेक्ट नहीं होता है ये ब्लड टेस्ट। डे 5 और डे 6 पे आपको डिसीजन लेना होगा। आइडियली डे 7 तक अगर आपने ये प्रोटोकॉल फॉलो किया तो 50% बेटर फील हो सकता है। मान के चलते हैं कि आपका सीबो डायग्नोज हो गया, आपके डॉक्टर ने रिफैक्सिमिन स्टार्ट भी कर दिया। अब जब आपका ये मेडिसिन स्टार्ट होगा तो असल कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि इस एंटीबायोटिक के साथ क्या खाना है, लो फोडमैप करना है या नॉर्मल डाइट लेना है, फाइबर बैक्टीरिया को फीड करेगा या कॉन्स्टिपेशन को इंप्रूव करेगा, प्रोबायोटिक लेना है या फिर अवॉइड करना है, और कोर्स कंप्लीट होने के बाद सीबो वापस ना आए उसके लिए क्या करना है। आज मैं आपको सिर्फ फूड की लिस्ट नहीं दूंगा, पहले सीबो का मैकेनिज्म समझेंगे, फिर 10 दिन का रोड मैप भी फॉलो करेंगे जिसमें डाइट, फाइबर, प्रोबायोटिक, पोस्ट एंटीबायोटिक स्ट्रेटेजी सब कुछ क्लियर होगा। लेकिन सबसे पहले एक ब्लंट ट्रूथ सुन लो, रिफैक्सिमिन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ रिड्यूस कर सकता है, बट अगर ये बैक्टीरियल ओवरग्रोथ ड्यू टू लो मोटिलिटी हुई थी या फिर कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म या प्रीवियस कोई सर्जरी की हिस्ट्री रही है या फिर अननेसेसरी पीपीआई ले रहे हो, एसिड को सप्रेस कर रहे हो, या फिर मान लो मील पैटर्न एड्रेस नहीं हो रहा है, तो सीबो रिलैप्स करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये सिर्फ एजुकेशनल है। रिफैक्सिमिन, नियोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल या फिर प्रोकाइनेटिक ये सारे प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां हैं। डोज, कॉम्बिनेशन और ड्यूरेशन सिर्फ आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, आप खुद से नहीं करेंगे। और जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं, मैं हूं डॉक्टर आरिम खान, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं, एमडी क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी रेसिडेंट भी हूं। मैंने गट हेल्थ और माइक्रोबायोम में स्टैनफोर्ड से एडवांस ट्रेनिंग भी करी है और मेरे पास बीएससी साइकोलॉजी का भी बैकग्राउंड है। और सीबो को समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबो सिर्फ बैक्टीरियल इशू नहीं है, इसमें माइक्रोबायोलॉजी है, मोटिलिटी है, फर्मेंटेशन है, गट ब्रेन सेंसिटिविटी है, फूड टॉलरेंस है और पेशेंट का बिहेवियर भी इन्वॉल्व्ड है। सबसे पहला सवाल, सीबो एक्चुअली होता क्या है? सीबो का मतलब सिर्फ बैक्टीरिया नहीं है, प्रॉब्लम है बैक्टीरिया रॉन्ग प्लेस पर, रॉन्ग क्वांटिटी में, रॉन्ग टाइम पर फर्मेंटेशन कर रहे हैं। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया का मेन घर है, वहां पे फाइबर फर्मेंटेशन नॉर्मल भी है और यूजफुल भी है। बट ऑन द अदर हैंड स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीटली स्टेराइल नहीं होता, लेकिन कोलन के कंपैरिजन में वहां पे बैक्टीरिया का लोड बहुत लोअर क्वांटिटी में होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का प्राइमरी रोल फूड को डाइजेस्ट और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना होता है। लेकिन सीबो में बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्प्शन से पहले ही फर्मेंट करने लग जाते हैं। इससे हाइड्रोजन, मीथेन और पॉसिबली हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस प्रोड्यूस हो सकती हैं, जिसका रिजल्ट होता है ब्लोटिंग, एब्डोमिनल पेन, गैस, बेल्चिंग, कॉन्स्टिपेशन, लूज स्टूल, अर्जेंसी, नोजिया, फूड इंटॉलरेंस और सीवियर केसेस में तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या फिर मैल एब्जॉर्प्शन तक होने लगता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर समझ लो, ब्लोटिंग के इंटेंसिटी से बैक्टीरिया की क्वांटिटी का अंदाजा मत लगाना कि मुझे बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो रही है इसका मतलब बहुत ज्यादा बैक्टीरिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विसेरल हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से भी नॉर्मल गैस एक्सेसिव पेन और प्रेशर जैसा फील करवा सकती है। अब विसेरल हाइपर सेंसिटिविटी कॉमन होता है आईबीएस में, इसलिए सीबो और आईबीएस का डिफरेंस समझना जरूरी है। हर ब्लोटिंग सीबो नहीं होती और हर सीबो के पेशेंट को आईबीएस बोलकर इग्नोर करना भी गलत है। आईबीएस डिसऑर्डर होता है
है गट और ब्रेन के इंटरैक्शन के डिस्टरबेंस में। इसमें अल्टर्ड मोटिलिटी, विसेरल हाइपरसेंसिटिविटी और ब्रेन और गट की सिग्नलिंग इंपॉर्टेंट होती है। ऑन द अदर हैंड सीबो एक स्मॉल इंटेस्टिनल माइक्रोबियल ओवरग्रोथ पैटर्न है। दोनों सेम कंडीशन है ही नहीं, बट दोनों के सिम्टम्स ओवरलैप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ आईबीएस के पेशेंट्स का ब्लड टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है और कुछ सीबो पेशेंट्स में आईबीएस लाइक पेन, ब्लोटिंग और स्टूल चेंजेस भी देखे जा सकते हैं। और कुछ पेशेंट्स में ओवरग्रोथ रेड्यूस होने के बाद भी ब्लोटिंग रह जाती है, बिकॉज उनका रेजिडुअल प्रॉब्लम विसेरल हाइपरसेंसिटिविटी या फिर कॉन्स्टिपेशन होता है। इसलिए सीबो डायग्नोसिस सिर्फ सिम्टम से नहीं होती। सिम्टम, रिस्क फैक्टर, एप्रोप्रिएट टेस्टिंग और क्लिनिकल जजमेंट जो सिर्फ आपके डॉक्टर करते हैं, डायग्नोसिस ये चारों को कंबाइन करके करना पड़ता है। अब सीबो के 3 गैस पैटर्न्स होते हैं। अब अगर कॉन्स्टिपेशन वाले सीबो और डायरिया वाले सीबो का मैकेनिज्म सेम नहीं है तो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी कैसे सेम हो सकती है? हाइड्रोजन प्रीडोमिनेंट सीबो हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट्स को फर्मेंट करके हाइड्रोजन बनाते हैं। कॉमन पैटर्न इसमें फिर क्या देखने को मिलता है? ब्लोटिंग, गैस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, लूज स्टूल, अर्जेंसी, खाना खाने के बाद रैपिड डिस्टेंशन। इस वजह से हाइड्रोजन पैटर्न वाला सीबो आईबीएस-डी जैसे सिम्टम्स के साथ ओवरलैप कर सकता है। अब ऑन द अदर हैंड मीथेन प्रीडोमिनेंट पैटर्न, इसको टेक्निकली मीथेन सीबो बोलना कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं है। मीथेन बैक्टीरिया नहीं प्रीडोमिनेंटली आर्किया प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए प्रिफर्ड टर्म होना चाहिए IMO, इंटेस्टिनल मेथेनोजेन ओवरग्रोथ। अब बेथेन इंटेस्टिनल ट्रांजिट को स्लो करता है और इसके साथ साथ कुछ कॉमन पैटर्न और एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन। हाइड्रोजन वाले में डायरिया था, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होगा तो हार्ड स्टूल होगा। अब कॉन्स्टिपेशन और हार्ड स्टूल अगर होगा तो इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। अब जब एक ट्रैफिक जैम की सिचुएशन बनेगी तो गैस भी ट्रैप्ड होगी, तो गैस ट्रैपिंग, स्लो ट्रांजिट और स्टूल पास करने में डिफिकल्टी। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन सल्फाइड पैटर्न, इसमें रॉटन एग जैसी स्मेलिंग गैस, डायरिया, अर्जेंसी, पेन या फिर बर्निंग भी हो सकती है। लेकिन आपके गैस स्मेल से डायग्नोसिस नहीं होती। टेस्टिंग और इंटरप्रिटेशन अभी हाइड्रोजन और मीथेन जितनी स्टैंडर्डाइज नहीं हुई है हाइड्रोजन सल्फाइड की, इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड सीबो को सिम्टम लिस्ट देखकर सेल्फ डायग्नोज मत करिएगा। मैंने थोड़े से कुछ आइडियाज देने की कोशिश करी है कि हाउ टू डिफरेंशिएट। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सीबो होता क्यों है? सीबो कभी तो कोई रूट कॉज होता होगा। अब सीबो का रूट कॉज बैक्टीरिया है ही नहीं। बैक्टीरिया को स्मॉल इंटेस्टिन में रुकने का मौका मिलना है। स्मॉल इंटेस्टिन के पास अपने डिफेंस सिस्टम होते हैं, जैसे कि स्टमक एसिड। स्टमक एसिड माइक्रोबियल लोड को भी रिड्यूस करता है। जब आपका स्टमक एसिड आपके फूड के साथ मिक्स होकर आपके स्मॉल इंटेस्टिन के पास जाता है, एक वो हो गया। दूसरा, बाइल एसिड और पैनक्रियाटिक एंजाइम, ये भी डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं और आपके स्मॉल इंटेस्टिन के अंदर का जो फ्लोरा है उसको मेंटेन रखने में भी हेल्प करते हैं। स्मॉल इंटेस्टिनल मोटिलिटी कंटेंट्स को फॉरवर्ड मूव करती है, मतलब जो एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है आपके स्मॉल इंटेस्टिन के अंदर, वो भी फॉरवर्ड पुश देती है। ये मैं इसलिए क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन सारे मैकेनिज्म में अगर कोई प्रॉब्लम है तो सीबो डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रूट कॉज को अगर समझना है तो इन मैकेनिज्म को समझना होगा, क्योंकि हर इंसान को, लेट्स से 10 इंसान को सीबो है, 10 में 10 का रीजन सेम नहीं होगा। किसी के अंदर स्टमक एसिड कम होगा, किसी के अंदर बाइल एसिड की प्रॉब्लम होगी, किसी की मोटिलिटी कम होगी, किसी का माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स या MMC जो मील्स के बीच में स्मॉल इंटेस्टिन की क्लीनिंग वेव की तरह काम करता है, अगर उसमें डिसरप्शन है। इलियोसिकल वॉल्व और नॉर्मल एनाटॉमी रिवर्स बैक्टीरिया मूवमेंट को लिमिट करते हैं। अगर किसी की सर्जरी हुई है या फिर किसी वजह से इलियोसिकल वॉल्व को रिमूवल हो चुका है, क्योंकि यही वॉल्व है जो आपके स्मॉल इंटेस्टिन और आपके लार्ज इंटेस्टिन को कनेक्ट करता है और ये वन वे पैसेज होता है। अगर इसमें किसी भी वजह से डिसरप्शन है तो आपके कोलन के बैक्टीरिया आपके स्मॉल इंटेस्टिन में इजीली आ सकते हैं, और मेरे अंदर या आपके अंदर या किसी भी नॉर्मल इंसान के अंदर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि ये वॉल्व इंटैक्ट है। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी एक वॉल्व है ना, तो स्टमक कंटेंट्स ऊपर नहीं आ पाता है क्योंकि ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लोज्ड रहता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में। जीआरडी वाले पेशेंट में कई बार ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की लूजनिंग हो जाती है। तो ये जो जगह जगह पे स्फिंक्टर्स कुदरत ने दिए हैं, ये इसी वजह से दिए हैं कि वन वे मैकेनिज्म रहे। आपका जो इंटेस्टिन का जो वॉल्व है ना, उसके ऊपर
म्यूकोसा होता है। तो म्यूकोसा के अंदर इम्यून सिस्टम होता है। अब वो इम्यून सिस्टम भी माइक्रोबियल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब जितनी भी चीजें मैंने बताई है, इसके मैकेनिज्म अगर डिस्टर्ब होते हैं तो बैक्टीरिया का एक्युमुलेशन का रिस्क बढ़ता है। अब इसके कॉमन रीजन क्या क्या हो सकते हैं? क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया, स्लो इंटेस्टिनल मोटिलिटी हो गई, फूड पॉइजनिंग के बाद मोटिलिटी का डिस्टर्बेंस हो गया, डायबिटीज रिलेटेड न्यूरोपैथी हो गई, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, स्क्लेरोडर्मा हो गया, प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी हो गई, ब्लाइंड लूप, एडहेजन, स्ट्रिंक्चर, इलियोसिकल वॉल्व रिमूवल, या फिर लेट्स से लॉन्ग टर्म में किसी वजह से ओपियोइड का यूज करना पड़ा, सेलेक्टेड पेशेंट में अननेसेसरी प्रोलॉन्ग एसिड सप्रेशन अगर करना पड़ा, सीलियाक डिजीज, क्रोन्स डिजीज, पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी, इम्यून डिफिशियंसी। इसलिए असल सवाल ये नहीं है कि कौन से एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारेगा। असल सवाल ये है कि बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में आए क्यों, रुके क्यों, आगे क्यों नहीं गए? क्योंकि एंटीबायोटिक अगर आप लेते हो, रिफैक्सिमिन फॉर एग्जांपल मान लो, तो ये माइक्रोबियल लोड रिड्यूस तो कर देगा, लेकिन ये एंटीबायोटिक अगर रूट कॉज आपका थायराइड, एडिशन है, पेल्विक फ्लोर है, डायबिटीज है, स्लो ट्रांजिट है, या कोई भी जो भी मैंने ऊपर लिस्ट में बताया है, इनमें से किसी को फिक्स नहीं करेगा। इस वजह से जब तक आप रूट कॉज को नहीं सोचोगे कि किस वजह से डेवलप हुआ है और उसको नहीं फिक्स करोगे, सीबो रिलैप्स करता रहेगा। अब बहुत कॉमनली अगर सीबो की डायग्नोसिस की बात करें तो वो एक ब्रेथ टेस्ट से होती है। यूजफुल है बट हमेशा परफेक्ट नहीं होता है ये ब्रेथ टेस्ट, क्योंकि पेशेंट ग्लूकोज या लैक्टोलोज एज अ सबस्ट्रेट कंज्यूम करते हैं जब उनको ब्रेथ टेस्ट करवाना होता है। उसके बाद एक टाइम के बाद उनके ब्रेथ सैंपल में हाइड्रोजन या फिर मीथेन मेजर किया जाता है। ह्यूमन सेल्स ये गैसेस प्रोड्यूस नहीं करते, माइक्रोब्स करते हैं। इसलिए अर्ली गैस राइज स्मॉल इंटेस्टाइन फर्मेंटेशन सजेस्ट कर सकती हैं, लेकिन टेस्ट परफेक्ट नहीं है। क्यों? रॉन्ग प्रिपरेशन रिजल्ट को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। रैपिड इंटेस्टिनल ट्रांजिट आपके फॉल्स पॉजिटिव पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। फॉल्स नेगेटिव भी पॉसिबल होता है। मेथेन इंटरप्रिटेशन हाइड्रोजन से डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्टिंग वाइडली अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए बॉर्डर लाइन टेस्ट देखकर रिपीटेड एंटीबायोटिक स्टार्ट करना एंड सिर्फ ब्लोटिंग के बेसिस पर सीबो डिक्लेयर करना दोनों ही एथिकली गलत है। अब मैं आपको यहां से एक 10 डेज का रोड मैप दूंगा, और ये रोड मैप मैं चाहता हूं आप एक पेन और पेपर लेके लिखो, और यहां पे मैं आपको एक जर्नी पे लेके चलूंगा। आप यहां पे इमेजिन करो कि आप पेशेंट हो, और यहां पे जो मैं पेशेंट ले रहा हूं उसका नाम राहुल है। अब मान के चलो कि राहुल को कुछ महीनों से फूड के बाद ब्लोटिंग, गैस और कॉन्स्टिपेशन था। क्लिनिकल असेसमेंट और टेस्टिंग के बाद उसके डॉक्टर ने रिफैक्सिमिन प्रिस्क्राइब कर दिया। अब उसको दवा मिल गई बट रोड मैप नहीं मिला। अब मैं चाहता हूं यहां से आप राहुल के 10 दिन की जर्नी फॉलो करेंगे। तो डे 1 एंड डे 2 यहां पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने कंफ्यूजन को ट्रीट करोगे। अब नॉर्मली एक इंसान क्या करता है, जब वो रिफैक्सिमिन स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले इंटरनेट पे सर्च करता है, क्योंकि किसी ने बोला होता है कि कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरिया को फीड करते हैं, किसी ने बोला होता है कि फाइबर कंप्लीटली बंद कर दो, किसी ने बोला होता है कि प्रोबायोटिक भी साथ में स्टार्ट करना चाहिए, और किसी ने ऑरिगेनो ऑयल, बेरबेरिन, बायोफिल्म डिसरप्टर, ये सारी चीजें रिकमेंड कर दी होती हैं। यहाँ पे वही हरकत राहुल ने भी करी, हो सकता है आप भी किए हो। राहुल की जर्नी से अपनी जर्नी को रिलेट करना। अब राहुल ने सब कुछ एक साथ स्टार्ट करने का प्लान बना लिया कि मैं प्रोबायोटिक भी स्टार्ट करूंगा, ऑरिगेनो ऑयल भी स्टार्ट करूंगा, बेरबेरिन भी स्टार्ट करूंगा, बायोफिल्म डिसरप्टर भी स्टार्ट करूंगा। अब यहाँ पे यही उसकी सबसे पहली गलती है, क्योंकि सीबो ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप बैक्टीरिया को स्टॉप करना नहीं है, कंफ्यूजन को स्टॉप कराना है। पहले 2 दिन में डॉक्टर के प्रिस्क्राइब्ड रिफैक्सिमिन एग्जैक्टली फॉलो करो। डोज खुद से चेंज मत करो, एक्सटेंड मत करो, रिपीट मत करो। उसके साथ साइमल्टेनियसली 5 सप्लीमेंट्स भी स्टार्ट मत करना। अदरवाइज क्या होगा मालूम है, सिम्टम्स बेटर हुए या वर्स हुए तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये चेंज किस वजह से हुआ। मैं चाहता हूं डे 1 जिस दिन आप रिफैक्सिमिन स्टार्ट कर रहे हो उस दिन आप चीजें नोट डाउन कर लो। मॉर्निंग की ब्लोटिंग कैसी है, इसको रेटिंग देना फ्रॉम 0 to 10। 0 मतलब कुछ नहीं, 10 मतलब बहुत सीवियर, 5 मतलब मॉडरेट। अब इसके बीच का जो नंबर होगा वो आप अपनी डायरी पे लिख लेना। याद रखना, मॉर्निंग ब्लोटिंग। इसी की तरीके से इवनिंग ब्लोटिंग
दोनों ये सारी चीजें ना आपको एक पैटर्न समझाएंगी। अब दर्द है, एब्डोमिनल पेन है या नहीं है, 0 to 10 अगेन कितना पेन है, 0 मतलब कुछ नहीं, 10 मतलब बहुत ज्यादा, 5 मतलब मॉडरेट। अब यहाँ पे अगर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है तो आप इससे आइडेंटिफाई करो कि आपका ब्रिस्टॉल स्टूल टाइप क्या है। टाइप 1 से टाइप 2 सीवियर कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में आता है और टाइप 7 आपका आता है वाटरी डायरिया के। आपका कौन सा टाइप है ये आज डे 1 पे ही आप लिखो। कितनी बार आप मोशन के लिए जाते हैं पर डे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार जाते हैं वो नंबर लिखें। जब भी आप मोशन जाते हैं आपको अर्जेंसी होती है या नहीं, यस और नो में आंसर करें यहाँ पे। और इसके साथ साथ आप ये भी लिखें कि आपका इवैक्यूएशन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। ये बेसलाइन आपको डे 10 पर एक्चुअल रिस्पॉन्स एसेस करने में हेल्प करेगा। अब आपके 10 डेज के डाइट का बेस क्या होगा? डाइट का गोल बैक्टीरिया को कंप्लीटली स्टाफ कराना नहीं होगा। गोल होना चाहिए कि फर्मेंटेशन ओवरलोड टेम्परेरीली रिड्यूस हो, सिम्टम्स स्टेबल हो और एडेक्वेट न्यूट्रिशन मेंटेन्ड हो। 3 स्ट्रक्चर में मील को रखो। हर मील में आपका एक टॉलरेटेड कार्बोहाइड्रेट्स होगा, एडेक्वेट प्रोटीन्स होंगे, एक कुक्ड वेजिटेबल होगी और मॉडरेट टॉलरेटेड फैट होंगे। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट का ऑप्शन आपका क्या क्या हो सकता है? ओट्स अगर आपको टॉलरेट होता है, पोहा विदाउट एक्सेसिव अनियन, याद रखना अनियन मत लेना यहाँ पे, ठीक है। एग्स विद रोटी ले लो अगर आपको व्हीट टॉलरेट होता है, या फिर आप रागी की रोटी आधी ले लेना, ठीक है। या अगर राइस बेस्ड इडली ले लो, इसमें उड़द की दाल ना हो तो बेहतर होगा। या फिर स्मॉल मूंग दाल चीला ले लो अगर दाल टॉलरेट होती है। अब इन सारों में से कोई एक ही लोगे और रोटेट भी कर सकते हो, बट देन अगेन एक साथ 2 या 3 ऑप्शंस मत लेना। अब यहाँ लंच एंड डिनर में आप राइस या फिर रोटी अकॉर्डिंग टू योर टॉलरेंस, उसके साथ आप एग, चिकन, फिश, टोफू या फिर पनीर अगर टॉलरेट होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस एंड द टॉलरेंस सारी चीजें होंगी। मैं यहाँ पे आपको वैरायटी एंड ऑप्शंस दे सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुक्ड वेजिटेबल भी ऐड करेंगे, लाइक लौकी, तोरी, कैरेट, पंपकिन, स्पिनच या फिर बीन्स। अब यहाँ पे आप टेम्परेरीली कुछ चीजों को डेलिबरेटली रिड्यूस करेंगे। अनियन या फिर गार्लिक, इसको आप रिड्यूस करेंगे। राजमा नहीं लेंगे, छोले नहीं लेंगे, उड़द की दाल नहीं लेंगे। सिर्फ अगर दाल लेनी है तो कोशिश करें मूंग की दाल ले लें, ठीक है। रॉ सैलेड नहीं लेंगे फिलहाल आप। अगर कोई सप्लीमेंट लेते हैं तो सप्लीमेंट के इंग्रेडिएंट में आप चेक करेंगे इसके अंदर इनुलिन या फिर एफओएस तो नहीं है। अगर है तो वो सप्लीमेंट फिलहाल नहीं लेंगे। शुगर नहीं लेंगे, शुगर अल्कोहल्स नहीं लेंगे, लाइक सॉर्बिटॉल हो गया, मैनिटॉल हो गया, और कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेंगे। अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो इस ड्यूरेशन में आप बिल्कुल अल्कोहल को अवॉइड करेंगे। मील्स में ध्यान देंगे कि आपकी फैटी मील्स, वेरी हाई फैटी मील्स नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे प्रिकॉशन यह भी होगा कि प्रीबायोटिक पाउडर जो कि काफी हेल्दी माना जाता है, फिलहाल आप वो मल्टीपल प्रीबायोटिक फाइबर भी नहीं लेंगे। और हाँ, ये मैं बताता चलूं कि ये कोई परमानेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये रिस्ट्रिक्शन टेम्परेरी है। रीइंट्रोडक्शन अल्टीमेट गोल है, लेकिन फिलहाल आप अपनी शांत करेंगे, रिफैक्सिमिन को स्टार्ट करेंगे। अब जब आपका डे 3 एंड डे 4 आएगा ना, तो फाइबर को रिमूव नहीं करोगे, अब यहां से आप फाइबर को सेलेक्ट करोगे। डे 3 पर राहुल का नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया ऑलरेडी ज्यादा है, फाइबर लूंगा तो क्या बैक्टीरिया और नहीं बढ़ जाएंगे? अब इसका जवाब ऐसे समझो कि सीबो में फाइबर आपका दुश्मन नहीं है। रॉन्ग फाइबर, रॉन्ग डोज, रॉन्ग स्पीड, रॉन्ग पेशेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। फाइबर एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है। व्हीट ब्रांड हो गया, लार्ज रॉ सैलेड हो गया, इनुलिन हो गया, एफओएस हो गया, ये सारे रैपिडली फर्मेंट होकर सिम्टम्स को वर्स कर सकते हैं, इसीलिए ओपन मैंने इनको मना किया। लेकिन सॉल्युबल फाइबर आपकी स्टूल कंसिस्टेंसी और इंटेस्टिनल क्लियरेंस, ये दोनों को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर लूज स्टूल और अर्जेंसी है, अग्रेसिव प्रीबायोटिक लोडिंग मत करना। यहां पे क्या करना होगा आपको? कुक्ड वेजिटेबल, ओट्स या फिर सीलियम, अगर आपको टॉलरेट होता है तो सीलियम हस्क ऐड करना। और अगर कॉन्स्टिपेशन या मिथेन आईएमओ पैटर्न है तो फिर यहाँ पे पीएचजीजी या सीलियम कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको ऐड करना है तो दोनों एक साथ ऐड मत करना। अगर पीएचजीजी लेना है तो ये भी 2.5 से 3 ग्राम इन द मॉर्निंग होगा, और अगर सीलियम लेना है तो 2.5 से 3 ग्राम इन द नाइट लेना। इसको दोनों में से एक ही लेना। हाँ, सीलियम के साथ कोई और दवा ऐड मत करना। अगर कोई दवा आप लेते हो, थायराइड की, डायबिटीज की, या कोई भी सप्लीमेंट अगर लेते हो, तो सीलियम में और उस दवा में कम से कम 2.5 से 3 घंटे का गैप रखना, क्योंकि सीलियम एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करता है। लेकिन एक बार में एक ही फाइबर चूज करना। सेम डोज अप्रोक्सीमेटली 3 दिन तक करना,
ठीक है, और फिर होल्ड करना और फिर अपने स्टूल को, ब्लोटिंग को और पेन को एसेस करना। तो जब आप असेसमेंट करोगे तो डे 5 और डे 6 पे अब आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको और ज्यादा रैंप अप करना है, क्वांटिटी को बढ़ाना है या डी एस्केलेट करना है। क्योंकि डे 5 पर राहुल को फाइबर से थोड़ी गैस हो गई थी, बट उसका स्टूल इजियर पास होने लगा था और अब वो कंफ्यूज था, गैस हुई तो क्या फाइबर स्टॉप कर दूं? नॉट नेसेसरली। फाइबर सक्सेसफुल है या नहीं ये गैस से डिसाइड मत करो, स्टूल, पेन और डेली फंक्शन को सबको मिला के अब एसेस करो कि हाँ कितनी आपकी लाइफस्टाइल हैम्पर हो रही है। अगर आपकी गैस माइल्ड है, स्टूल इंप्रूव हुआ और पेन वर्सन नहीं हुआ तो सेम जो आप डोज अभी ले रहे थे ना, इसी डोज को कंटिन्यू करो। और अगर गैस अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट इंक्रीज हो गई आपके बेस लाइन से बट अभी भी टॉलरेबल है तो अभी भी डोज को मत बढ़ाना, सेम डोज पर और ऑब्जर्व करो, थोड़ा और टाइम दो, हो सकता है आपके अंदर एडजस्टमेंट चल रहा हो। लेकिन अगर ब्लोटिंग 3 या मोर पॉइंट्स इंक्रीज हुई, सिग्निफिकेंट पेन भी हुआ, कॉन्स्टिपेशन वर्स होने लगा या फिर प्रेशर तो बना लेकिन स्टूल पास नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप जो भी डोज ले रहे हो उस डोज का हाफ कर दोगे अगर ये टॉलरेबल रहा तो। अगर नहीं है टॉलरेबल, आपकी ब्लोटिंग इतनी सीवियर है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो प्लीज आप स्टॉप कर दोगे और अपने क्लिनिशियन को एक बार जाके मिलोगे, उनसे बात करोगे। तो रूल सिंपल है, माइल्ड गैस प्लस बेटर स्टूल होल्ड करो, गुड टॉलरेंस बट इनकम्प्लीट बेनिफिट, आप बाद में इसको अपने डोज को और इंक्रीज करना। ज्यादा गैस हुआ, स्टूल वर्स हो गया, डी एस्केलेट कर देना। अगर इनिशियल डोज 3 दिन तक टॉलरेट हुआ है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इंक्रीज करना कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप PHGG ले रहे हैं 2.5 से 3 ग्राम ले रहे थे अभी तक और वो टॉलरेट हो रहा था, तो अब 5 ग्राम डेली कर दोगे। और अगर सीलियम ले रहे थे 2.5 से 3 ग्राम तो सीलियम को भी अराउंड 4 to 5 ग्राम कर दोगे, लेकिन ये इंक्रीज आपका ग्रेजुअल रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि सेम डे पे प्रोबायोटिक हो गया, रेस्टेंट स्टार्च हो गया, न्यू हाई फोडमैप फूड हो गया, सब स्टार्ट एक साथ कर दें, ऐसा मत करना। एक बार में एक ही वेरिएबल लेके चलना। 7th डे पे आप अपने कॉन्स्टिपेशन को ऑडिट करोगे। अब आइडियली डे 7 तक अगर आपने ये प्रोटोकॉल फॉलो किया तो 50% बेटर फील हो सकता है, बट हो सकता है इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की फीलिंग अभी भी हो। अब यहाँ पे आप गलती करोगे कि आपको लगेगा कि मुझे और स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके अंदर माइक्रोबियल लोड अभी भी रिमेनिंग है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। रियल प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि आपका क्लियरेंस अभी वीक है, आप प्रॉपर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सीबो के पेशेंट्स को एंटीबायोटिक मिल जाते हैं बट कॉन्स्टिपेशन का प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफन मिस हो जाता है। तो यहाँ पे अब डे 7 पर आप क्या चेक करोगे, स्टूल रेगुलर आ रहा है या नहीं, ब्रिस्टोल स्टूल टाइप के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से स्टूल इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ। लेट्स से टाइप 1 और टाइप 2 आपका सीवियर कॉन्स्टिपेशन था और टाइप 7 आपका सीवियर वाटरी डायरिया था, तो ये टुवर्ड्स टाइप 4 की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्ट्रेनिंग रेड्यूस हुई, जितना आप जोर लगाते थे स्टूल पास करने में वो रेड्यूस हुई या अभी भी उतनी ही है, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन अभी भी उतना ही है या बेहतर हुआ, कितना % बेहतर हुआ, प्रेशर बिल्ड होता है बट स्टूल पास नहीं होता, ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर फाइबर से स्टूल बल्क और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है बट इवैक्यूएशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे और फाइबर ऐड करके आप गलती करोगे। और फाइबर ऐड करना यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि पेल्विक फ्लो डिसफंक्शन हो गया, स्लो ट्रांजिट हो गया, मेथेन IMO हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म, मेडिकेशन रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन यहाँ पे इवेलुएट करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर करके सीबो ट्रीट करना ऐसा ही है जैसे कि ट्रैफिक जैम को बिना क्लियर किए वहां पे और गाड़ियां भेज दी गई। अब थोड़ा सा समझ लो MMC और मील स्पेसिंग के बारे में। अब अक्सर लोगों की आदत होती है कि प्रॉपर मील्स के अलावा पूरे दिन में कुछ न कुछ खाते रहते हैं, चाय हो गया, बिस्किट, फ्रूट, नट्स या फिर एक और चाय हो गई, मतलब वो प्रैक्टिकली अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को पूरे दिन फेड स्टेट में रखते हैं। अगर आप हर घंटे कुछ न कुछ खा रहे हो, स्मॉल इंटेस्टाइन को अपनी क्लीनिंग वेव कंप्लीट करने का टाइम नहीं दे रहे हो, क्लीनिंग वेव का मतलब माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स जो फास्टिंग पीरियड में एक्टिवेट होता
होती है। और ये क्लीनिंग वेव एक मोटर टाइप एक्टिविटी होती है। ये करती क्या है, ये रेसिडुअल कंटेंट्स जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में है उनको फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करती है, ताकि वहां पे कोई चीज स्टैग्नेट ना करे, सड़ ना सके, और या फिर लेट से बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया वहां पे और ज्यादा रेप्लिकेट ना कर सके। अब लेकिन ये क्लीनिंग वेव आपकी फास्टिंग स्टेट में ही होती है, जब आपके एक मील से दूसरे मील के बीच में इनफ गैप होता है। इसलिए कहा जाता है 3 से 4 घंटे का गैप रखना चाहिए। अब यहाँ पे फिर करना क्या है, अगर मेडिकली आप सेफ हैं, आपको कोई और बीमारी नहीं है, तो आपके 3 स्ट्रक्चर्ड मील्स होने चाहिए। कांस्टेंट ग्रेजिंग मतलब बार बार कुछ न कुछ खाने की आदत को छोड़ो। मील्स के बीच में अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 घंटे का गैप रखो। डिनर को अननेसेसरली हेवी और लेट मत करो। हर मील के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक करो। एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करो। लेकिन अगर प्रेगनेंसी है, डायबिटीज है, हाइपोग्लाइसीमिया है, अंडरवेट है, या फिर एल्डरली पेशेंट है, और या फिर लेट से किसी को ईटिंग डिसऑर्डर है, तो वहां पे मील स्पेसिंग ब्लाइंडली फॉलो मत करो। वहां पे आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करो। अब सवाल आता है कि प्रोबायोटिक्स कब लेना है। तो रिफैक्सिमिन बैक्टीरिया को रिड्यूस कर रहा है, तो क्या मुझे यहाँ पे प्रोबायोटिक से गुड बैक्टीरिया रिप्लेस करने चाहिए? असल सवाल तो सबके जहन में यही आता है। सीबो में प्रोबायोटिक्स ऑटोमेटिक यस नहीं होता, एंड मोर बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली ये नहीं बताते हैं कि आपका गट उससे और बेटर हो जाएगा। प्रोबायोटिक स्ट्रेन स्पेसिफिक होते हैं। कुछ पेशेंट में बेनिफिट मिल सकता है, कुछ पेशेंट में गैस, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग या डिस्कम्फर्ट वर्सन भी हो सकते हैं। इसलिए प्रोबायोटिक को सीबो क्योर मत समझो। अगर आपके डॉक्टर ने प्रोबायोटिक एडवाइस किया है तो एंटीबायोटिक से टेम्पोरल गैप ऑफन अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 आवर्स होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट एंड द क्लिनिशियंस एडवाइस। लेकिन प्रोबायोटिक हो गया, कैफिर हो गया, कंबूचा, कर्ड, पीएचजीजी और रेजिस्टेंट स्टार्च सब एक साथ मत स्टार्ट करो। मेरा पॉइंट ये है, अगर करना भी है तो 4-4, 5-5 घंटे में करो, और एक दिन में 1 से 2 वेरिएबल ही ट्राई करो, एंड नेक्स्ट डे उसके सिम्टम्स को ऑब्जर्व करो। सबसे पहला सिम्टम ब्लोटिंग ही होगा, क्योंकि अगर आप माइक्रोबायोम रीबिल्ड नहीं कर रहे हैं ना, तो आप फर्मेंटेशन ओवरलोड क्रिएट कर रहे हैं। अब बात करते हैं 10वें दिन की। एंटीबायोटिक कंप्लीट हो गया, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। अब यहां से ना असल रिकवरी स्टार्ट होती है। 10th डे पर मोस्ट ऑफ द पीपल की 60% ब्लोटिंग इंप्रूव हो चुकी होती है। अब वहां पे लोगों के दिमाग में 2 एक्सट्रीम्स आते हैं। या तो वो बोलेंगे कि मैं सब कुछ एक साथ खाना शुरू कर दूं, मैं ठीक हो गया, या फिर अब वो लाइफ लॉन्ग अपने आप को अनियन, गार्लिक, व्हीट, मिल्क और दाल ये सब अवॉइड करने के लिए एक फैसला कर लेंगे। मैं कहता हूं दोनों ही अप्रोचेस गलत हैं, दोनों ही एक्सट्रीम्स रॉन्ग है। एंटीबायोटिक कोर्स कंप्लीट होना ट्रीटमेंट का एंड नहीं है। फूड टॉलरेंस रीबिल्ड करना यहां से स्टार्ट होता है। तो 10th डे पर अपने आप से 3 सवाल पूछो। ओवरऑल इंप्रूवमेंट कितनी हुई? कॉन्स्टिपेशन या डायरिया एक्चुअली इंप्रूव हुआ या वर्स हुआ? और सीबो का रूट कॉज आइडेंटिफाई हो पाया या नहीं? अगर मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट है तो स्टेबल मील्स और टॉलरेटेड फाइबर आप कंटिन्यू करो। फूड्स को ग्रेजुअली रीइंट्रोड्यूस करो। एक बार में एक फाइबर सोर्स वाले फूड इंट्रोड्यूस करना, 3 से 4 घंटे का गैप रखना, पहले एक कुक्ड वेजिटेबल इंक्रीज करना, फिर स्मॉल दाल पोर्शन लेना, फिर एक फ्रूट ऐड करना, उसके बाद इंडिविजुअली व्हीट हो गया, लैक्टोज हो गया, अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, इस सब के चैलेंज स्मॉल अमाउंट में अपने बॉडी को देना शुरू करना, डिपेंडिंग ऑन सस्पेक्टेड ट्रिगर। अब 5 फूड्स को एक दिन में एक ही साथ टेस्ट करने लगोगे तो वो एक गलती होगी। लेकिन अगर रिफैक्सिमिन का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सिर्फ पार्शियल रिस्पॉन्स है, तो एक बार रेजिडुअल मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करो। हो सकता है कॉन्स्टिपेशन किसी और वजह से हो सकता है विसेरल हाइपरसेंसिटिविटी हो, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, फूड इंटॉलरेंस, गट ब्रेन डिसरेगुलेशन, और हाँ मान के चलते हैं कि आपको एंटीबायोटिक लेने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पे ना एंटीबायोटिक रिपीट मत करना, डायग्नोसिस को रिकंसिडर करना। मे बी सीबो प्राइमरी मैकेनिज्म था ही नहीं कभी आपका, मे बी मिथेन या फिर आईएमओ आपका मिस्ड हो गया, मे बी आईबीएस हो, बाइल एसिड डायरिया हो, लैक्टोज इंटॉलरेंस, सीलियाक डिजीज, पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी या फिर पेल्विक फ्लो डिसफंक्शन हो। तो नो रिस्पॉन्स टू रिफैक्सिमिन का मतलब स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक नहीं है, कभी कभी इसका मतलब रॉन्ग टारगेट होता है। तो इस पूरे वीडियो को अगर मैं समराइज करूं तो डे 1 से डे 2 पे प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना, डाइट को स्टेबलाइज करना और सप्लीमेंट केओस को अवॉइड करना, अननेसेसरी सप्लीमेंट्स मत ऐड करना। 3rd to 4th डे स्टूल पैटर्न के अकॉर्डिंग 1 सॉल्युबल फाइबर सेलेक्ट करना। 5th and 6th डे पे आप रेस्पॉन्स के हिसाब से होल्ड,
रैम्प या फिर डी एस्केलेट का डिसीजन बनाओगे। 7th डे पे कॉन्स्टिपेशन और इवैक्यूएशन ऑडिट करोगे। 8th एंड 9th डे पे आप अपनी मील स्पेसिंग, एमएमसी, हाइड्रेशन और वॉकिंग पर फोकस करोगे। और 10th डे पे ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स और रूट कॉज रीअसेस करोगे और फूड रीइंट्रोडक्शन का प्लान भी स्टार्ट करोगे। जितने लोगों ने इस वीडियो को अभी तक देखा है उनके लिए फाइनल मैसेज यही है, सीबो ट्रीटमेंट का गोल जीरो बैक्टीरिया या जीरो फाइबर डाइट नहीं है। गोल सिंपल है, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ को अप्रोप्रिएटली रिड्यूस करना, इंटेस्टिनल मूवमेंट को रीस्टोर करना, कॉन्स्टिपेशन को एड्रेस करना, फूड टॉलरेंस को रीबिल्ड करना और रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना। फाइबर के 3 रूल्स जरूर याद करना, राइट टाइप, राइट डोज, राइट स्पीड। और रिफैक्सिमिन के बारे में एक लाइन जरूर याद रखना, रिफैक्सिमिन सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल के लोड को रिड्यूस कर सकता है, बट आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी डिसाइड करेगी कि बैक्टीरिया दोबारा एक्युमुलेट होगा या नहीं। रेस्ट्रिक्शन सिम्टम काम कर सकते हैं, लेकिन रीइंट्रोडक्शन ही बताता है कि एक्चुअली रिकवरी हुई है या फिर यू हैव सिंपली बिकम बेटर एट अवॉइडिंग फूड। अब अगर आप चाहते हो कि एक सेपरेट वीडियो में हाइड्रोजन सीबो वर्सेस मीथेन आईएमओ पे बनाऊं और उनकी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी दूं, तो मुझे कमेंट में बता देना। अगर मुझे 100 कमेंट मिल जाता है तो आई विल डेफिनेटली कंसीडर दैट। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। डॉक्टर आर्यन साइनिंग ऑफ। बाय बाय।